Good morning, dear students. So, beta, we are discussing about sectors of Indian economy, and yet we had discussed about primary, secondary and tertiary sector. तो उसमें हमने कंप्लीट डिटेल किया था कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, एलिड सेक्टर, उसके बाद हमने किए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, थर्ड हमने किया टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर। ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर? ओके, सो बेटा ओपन योर बुक, पेज नंबर 30। हेयर यू विल फाइंड डिटेल रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो, दो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एक पर्सन है जो कि गवर्नमेंट जॉब करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टीचर ही है, गवर्नमेंट टीचर है। आपको क्या लगता है उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली उसकी सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास होंगी, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका नेम, सब कुछ रजिस्टर्ड है, सब कुछ डिटेल में है। ठीक है, गवर्नमेंट को कंप्लीट डिटेल उस पर्सन की मालूम है कि ये बंदा यहाँ काम करता है, यहाँ इस स्कूल में ड्यूटी है, ये वो सब कुछ। ठीक है, इसी तरह अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल रिलायंस में काम करता है या टाटा में काम करता है या मारुति में काम करता है, ठीक है, ये क्या है, कंपनीज़ है, लिमिटेड कंपनीज़ हैं। अब कंपनीज़ भी क्या करती हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं और सब कुछ लीगल तरीके से काम करती हैं। ठीक है, अब जो पर्सन रिलायंस में काम करता है, टाटा में, मारुति, किसी भी ऐसी कंपनी में काम करता है, तो उसका भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड सिस्टम होता है। उसकी सैलरी अकाउंट में आती है, उसको प्रॉपर अलाउंसेस मिलते हैं, इनकम टैक्स में उसके डिडक्शंस या जो भी, अगर मान लो सैलरी ज़्यादा है तो इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी। यानी सिंपली यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को उसका इन्फॉर्मेशन है। अब आप सोच के देखो, एक बंदा रेडी लगाता है या एक बंदा कंस्ट्रक्शन लेबरर है, मजदूरी करता है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को उसके पूरे साल का रिकॉर्ड अवेलेबल होगा? भाई उसने कितने दिन केले की रेडी लगाई, कितने दिन आम की रेडी लगाई, कितने दिन उसको कितना इनकम हुआ, या कोई कंस्ट्रक्शन लेबर है कि वो कितने दिन काम पे गया, कितने दिन मजदूरी मिली, कितने दिन छुट्टी रही, नहीं मिलेगी उसको डिटेल। तो जहाँ पे गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डिटेल रहती है, ठीक है, उस सेक्टर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। और जहाँ पर गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डिटेल नहीं रहती, उस सेक्टर को क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा, यहाँ का अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। यहाँ के ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पूरे इंडिया का अगर मान लो 2% लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो बाकी 98 तो या तो प्राइवेट कर रहे हैं या अपना कोई छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया का मोस्ट ऑफ जो पीपल हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, चाहे उनकी अपनी छोटी मोटी दुकान है या वो रेडी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं या डेली वेज अर्नर हैं, कुछ भी हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम करते हैं। सो अब हम करते हैं डिटेल में। Let us examine another way of classifying activities in the economy. This looks at the way people are employed. यहाँ पे क्या दिखाता है, how people are employed, लोग किस तरह काम करते हैं, कैसा काम कर रहे हैं। What are their conditions of work, उनके काम की कंडीशन क्या है। Are there any rules and regulation that are followed as regard their employment, क्या वहाँ कोई कानून है, कोई रूल एंड रेगुलेशन है जहाँ पे वो काम करते हैं। ठीक है, अब बेटा एक चीज़ और देखो, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको क्या है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है। ठीक है, संडे की छुट्टी मिले या किसी भी दिन की छुट्टी मिले, और उनका एम्प्लॉयर उस छुट्टी का पैसा नहीं काट सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने बाकायदा इसके लिए कानून बनाए हैं। ठीक है, कि वीक में 1 डे का लीव देना कंपलसरी है। क्लियर? बट आपको लगता है कि जो मज़दूर काम पे लगाए जाते हैं किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, उन पे भी ये रूल रहता है? नहीं, उनको तो कोई छुट्टी नहीं मिलती। वो तो जितना दिन काम पे आएगा उतने दिन का पैसा मिलेगा, उसके लिए कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि कंडीशंस तय करती हैं। अब आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल हैं, एक है कांता का और एक है कमल का।
कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, शी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30। कांता किसी ऑफिस में काम करती है, 9:30 से 5:30 की उसकी टाइमिंग है। शी गेट हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में उसकी सैलरी उसको मिल जाती है। इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल लेड डाउन बाय गवर्नमेंट। और बेटा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या प्राइवेट रजिस्टर्ड एम्प्लॉय होते हैं कंपनीज वगैरह में, उनकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड कटता है, ठीक है, उनको इंश्योरेंस मिलता है, बहुत सारी इस तरह के फंड जो है वो मेंटेन होते हैं, ठीक है, तो उसका प्रोविडेंट फंड भी कटता है। शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। कांता डजन गो टू ऑफिस एंड संडे, और वो संडे काम पे नहीं जाती। दिस इज़ अ पेड हॉलीडे, यानी कि हफ्ते में उसको एक पेड हॉलीडे मिलता है। When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and condition of work। जब उसने काम शुरू किया था तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था जिसमें सारी कंडीशंस जो थी वो गिवन थी, यानी कि क्या काम है, कैसे करना है, क्यों करना है, सारी डिटेल उसमें अवेलेबल है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल आता है कमल। कमल इज़ कांताज नेबर, कांता का नेबर है कमल। ही इज़ अ डेली वेज लेबरर इन अ नियर बाय ग्रोसरी शॉप। वो पास ही में कोई करियाने की दुकान है, वहाँ पे काम करता है नौकर के तौर पे, ठीक है, और डेली वेज अर्नर है, यानी डेली उसको उसकी दिहाड़ी मिल जाती है। ही गोज टू शॉप एट 7:30 इन मॉर्निंग एंड वर्क टिल 8 PM इन द इवनिंग। वो सुबह 7:30 दुकान पे जाता है और 8 बजे उसकी रात को छुट्टी होती है। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेज अपार्ट फ्रॉम हिज वेज। जो उसका दिन में उसको मजदूरी मिलता है उसके अलावा उसको और कोई अलाउंसेज नहीं मिलता, कोई मेडिकल का पैसा नहीं मिलता, कोई प्रोविडेंट नहीं मिलता। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डजन वर्क। जितने दिन काम पे नहीं आएगा, चाहे संडे है कुछ भी है, उतने दिन का पैसा उसको नहीं मिलेगा। नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन ए शॉप। ना ही उसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर दे रखा, ठीक है। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर, और उसको उसका एम्प्लॉयर कभी भी उसको छुट्टी कर सकता है, कभी भी कह सकता है आप कल से मत आइयो। क्यों कह सकता है? क्योंकि कोई उनके बीच में लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा, ठीक है। अगर मान लो उनके बीच में कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता, अपॉइंटमेंट लेटर होता, तब कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है भाई। एम्प्लॉयर को अगर अपने एम्प्लॉय को काम से हटाना है तो इतने दिन पहले उसको बोलना पड़ेगा। इसी तरह एम्प्लॉय को अगर काम छोड़ना है तो एम्प्लॉयर को एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा, ठीक है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ ही नहीं है। मैं किसी करियाने की दुकान पे काम करता हूँ, गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ नहीं है, ना मेरे पास कोई प्रूफ है, ठीक है। Kanta works in the organized sector. Organized sector cover those enterprise or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? द कंडीशन ऑफ वर्क आर रेगुलर एंड सर्टेन, ठीक है। हेयर दे विल गेट अश्योर्ड वर्क। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको एक अश्योर्ड यानी कि सिक्योर काम मिलता है, उनकी टाइमिंग फिक्स होती है, उनके काम के घंटे, उनके काम की कंडीशन तय होती हैं, सब कुछ पहले से ही लिखित रहता है, ठीक है। इसके अलावा उनको जो पैसा उसका तय हुआ है वो पैसा मिलेगा, और कुछ लीगल बाउंडेशंस भी रहती हैं वो उनको पूरी करनी होती हैं, ठीक है। सो दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी डिटेल गवर्नमेंट के पास रहती है, तो इसीलिए उनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत काम करना पड़ता है। विच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ETC। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट बनाए हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट। अब फैक्ट्री एक्ट बेटा क्या हुआ कि ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेज़ों का जब टाइम था, तो उस टाइम पे लोगों से 16-16 घंटे 15-15 घंटे काम करवाया जाता था। डेली वेज अर्निंग वाला सिस्टम था कोई, और काम करने वाली जो जगह होती थी वो भी बहुत बुरी कंडीशन में रहती थी। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उस पर कंसर्न जो है वो अपने लाइट में लिया और कुछ रूल्स बनाए। तो फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तब पहली बार हफ्ते में एक छुट्टी का प्रोविज़न किया गया था और लिमिट कर दी, 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होगा। धीरे धीरे वो 11 घंटे से आज कितने पे आ गया? 8 घंटे। आज लीगल बाउंडेशन है,
आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते किसी से, अगर आप करवा रहे हैं तो आपको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनीज़ में या किसी भी ऐसी जगह पे अगर आप अपने तय टाइम से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम मिलता है, और यूजुअली ओवर टाइम भी रेगुलर पेमेंट से ज़्यादा होता है, ठीक है। बट तो वो क्यों देना पड़ता है मालिक को? क्योंकि उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल गवर्नमेंट के पास है, पूरा कानूनी सिस्टम है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोविज़न, बहुत सारे लॉ गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये कुछ गवर्नमेंट के बनाए हुए एक्ट हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसिंग्स हैं एंड फॉर्मेलिटीज़ हैं। Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with government and follow rules and regulation. कुछ लोग ऐसा है जॉब नहीं करते, उनकी अपनी शॉप्स हैं या कुछ का ऐसे बिजनेस हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है वो भी मन मर्जी का काम करेंगे, नहीं, उनके लिए भी रूल्स हैं। शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ठीक है। दुकान अगर आपने काम कर रहे हो तो आपको भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने पड़ेंगे, ठीक है। आपका सेल वॉल्यूम अच्छा है, आपको GSTIN नंबर लेना पड़ेगा। आपको GST, हो सकता है आपका काम ऐसा हो जिसमें GST का प्रोविज़न कंपलसरी है, ठीक है। हो सकता है आप कुछ ऐसा सामान बेचते हो जिस पे लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। तो वहाँ पे क्या है, आपको वो जो कंडीशंस गवर्नमेंट के हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। Workers in organized sector enjoy security of employment. They are expected to work only a fixed number of hours. ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके पास कुछ राइट्स हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं, वो तय घंटे ही काम करते हैं। अगर वो, जैसे आपको पता है 8 घंटे की टाइमिंग है, ठीक है, तो 8 घंटे कहाँ, आप बैंक में चले जाओ, सुबह 9 बजे का टाइमिंग है बैंक का, 9 से पहले कोई बंदा आपको वहाँ पे पैसे जमा नहीं करेगा, ठीक है। 9 बजे बैंक खुलेगा, कर्मचारी काम पे आए हैं, वो अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे, शुरू करेंगे। 5 बजे बैंक बंद होने का टाइम है, तो वो बंदे 5 से पहले ही बाहर क्या कर देंगे, दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि 5 के बाद काम ना हो। आप उनको कंपेल नहीं कर सकते, अगर 5 बज चुके हैं अब आप उनको कंपेल नहीं कर सकते, भैया एक पेमेंट तो ले ही जा, नहीं लेगा वो, उसकी मर्जी है, ले ना ले। अदरवाइज़ हम उसको धक्का नहीं कर सकते, उसके ड्यूटी पर ना ही उसके मैनेजर उसको कंपेल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा काम वो करेंगे, करते भी हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जो रात को 8-8 बजे तक बैठे रहते हैं बैंक में या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेट तक भी काम चलता है, तो उनको इसके बदले में पैसा मिलता है, या उनकी हो सकता है ड्यूटी ही इसी तरह की हो, ठीक है। बट अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से सर्टेन फिक्स आवर्स होते हैं। सो इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय एम्प्लॉयर एंड दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर। और अगर वो एक्स्ट्रा करेंगे तो ओवर टाइम मिलेगा। कुछ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कई कंपनीज़ में मैनेजर को गाड़ी मिल जाती है, कंपनी की ही गाड़ी होती है, कंपनी की तरफ से ड्राइवर होता है, घर मिलता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। और इसी तरह जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो हायर पोस्ट पे हैं, उन हायर पोस्ट के एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर मिलते हैं या फिर बंगले मिलते हैं, उनको नौकर भी मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, परक्यूजेट्स मिलते हैं। सो व्हाट आर दीज बेनिफिट्स? दे गेट पेड लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, तो उनको छुट्टियाँ मिलती हैं पेड, बहुत सारे त्यौहार हैं उनकी भी छुट्टियाँ मिलती हैं। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ETC, प्रोविडेंट फंड मिलता है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है बेटा? हर सैलरीड बंदे की सैलरी से एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो से कट जाती है प्रोविडेंट फंड के में, उसको डाल देते हैं। तो जितना पैसा जो पर्सन है जो जॉब करता है वो कटाएगा, उतना ही एक शेयर एम्प्लॉय डालता है, यानी जिस जो मालिक है वो भी उस बंदे के प्रोविडेंट फंड में उतना ही पैसा डालेगा जितना उसकी सैलरी से कटा है। तो डबल होके वो प्रोविडेंट फंड में जाता है। जब वो जॉब छोड़ेगा तब वो अपना प्रोविडेंट फंड निकलवा सकता है, बट अभी कुछ प्रोविज़न चेंज भी हुए हैं तो बीच में भी आप निकलवा सकते हो। वो एक तरह की सेविंग है आपकी, पैसा मरता नहीं है, वो एक तरह से सेविंग है, बाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेचुइटी मिलती है। ग्रेचुइटी क्या होती है? जब बंदा रिटायर होता है
तो मान लो किसी ने, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो 60 ईयर्स पे जाके रिटायर होते हैं, तो उन्होंने जो एक लॉन्ग पीरियड सर्विस दिया है, गवर्नमेंट उसके बदले उनको एक पैसा देती है, ठीक है। जैसे किसी को 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, इस तरह से उनको एक फ़िक्स अमाउंट मिलता है जिसको ग्रेच्युटी कहते हैं। They are supposed to get medical benefits, and under the laws the factory manager has to ensure facility like drinking water and a safe working environment. और ये भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की कि वो उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटाइज फैसिलिटी, ठीक है, एंड अदर टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे होना चाहिए। When they retire, these worker get pension as well, और जब वो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन भी मिलती है, ठीक है। अब कुछ सेक्टर्स में पेंशन नहीं भी मिलती, बट कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, उनके पास एक सिक्योर जॉब है, फ्यूचर में भी एक सिक्योरिटी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, यानी कि उनको मालिक एकदम से काम से नहीं निकाल सकता, ठीक है। उसके बाद आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या रहता है कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी डिटेल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर नहीं होती, एंड दे नीड नॉट टू फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। इन कॉन्ट्रास्ट, कमल वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो यूनिट्स एंड वर्किंग्स आती हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं, ठीक है। अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, शहर में इतने लोग रेहड़ियाँ लगाते हैं, ठीक है। अब वो रेहड़ियाँ लगाने वाले लोग कोई बिल काट के नहीं देते, और डेली आज वो केले बेच रहे हैं, कल आम बेच रहे हैं, परसों वो कोई सब्ज़ी बेचने लगे, तो उनके काम का यानी जो उनका प्रोडक्ट है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। उनका डेली का सेल वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो आज वो क्या पता क्या बेचें, दिन में कितना बने ये भी फिक्स नहीं है। तो इसीलिए हमें उन लोगों का कलेक्शन पूरे ईयर का कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। तो ऐसे में इनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं बट वो फॉलो नहीं हो पाते। जॉब्स हेयर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, ठीक है। रेगुलर भी नहीं होती, आज ज़रूरत है काम पे बुला लिया, कल ज़रूरत नहीं है तो मना कर दिया, इस तरह के वर्किंग है यहाँ पे। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडे लीव्स ड्यूरिंग ड्यू टू सिकनेस etc। ना पेड हॉलीडे हैं, जितने दिन काम पे आओगे उतने दिन का ही पैसा मिलेगा, ठीक है। ना कोई त्यौहार का पैसा है, और इवन अगर आप बीमार भी हो जाते हैं तब भी आपका पैसा कटेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी नोटिस, बिना किसी रीज़न के किसी को भी काम से निकाला जा सकता है। व्हेन देयर इज़ लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन, सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव। अगर काम कम हो जाता है तो ऐसे में कुछ लोगों को काम से निकाला जा सकता है, ठीक है। A lot also depend on the whims of employer. The sector include a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसी यूनिट्स में काम करते हैं जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड या प्रॉपर कुछ रेगुलेशन नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो स्ट्रीट्स में कुछ वेंडिंग है, कुछ बेचने का काम करते हैं, गली गली बेचने का काम करते हैं, या कुछ रिपेयर शॉप्स हैं। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ऑन एंड हायर लेबरर एज व्हेन दे रिक्वायर। इसी तरह मान लो किसान हैं, वो अपने खेतों में काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लेबर को ही बुलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्लियर। तो आप खुद भी सोच के देखो, गाँवों में इतने लोग किसानी करते हैं, उनके पास बहुत सारे लोग टाइम पे, जैसे अभी चावल राइस फार्मिंग का सीज़न है, जीरी लगाने का टाइम है, बहुत सारे लोग अभी अनदर स्टेट से या विद इन अपने स्टेट से लोग आएंगे। अब वो क्या है, जब तक वो चावल धान लगने का पीरियड है तब तक काम मिलेगा, उसके बाद उनको कहीं और काम ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। परमानेंट नहीं है। बट गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा नहीं होता ना, वहाँ पे तो हो सकता है कोई काम ऐसा हो जो रेगुलर नहीं होता, फिर भी गवर्नमेंट उसको परमानेंट रखती है,
परमानेंट सैलरी देती है, बट प्राइवेट फर्म में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट काम में ऐसा नहीं होता। तो ये थी बेटा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड में डिफरेंस। इसमें क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आते हैं, इन दोनों को आपको टेबल वे में बताना पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ से आप ये मत समझना कि प्राइवेट सेक्टर सारा का सारा ही अनऑर्गेनाइज्ड होता है। प्राइवेट सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड भी होता है, ऑर्गेनाइज्ड भी होता है। ऑर्गेनाइज्ड में ये जितने बड़ी कंपनीज़ हैं, यहाँ पे सारा काम विद लीगल सिस्टम होता है, पेपर वर्किंग के साथ, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड में जो छोटी मोटी यूनिट्स हैं, जैसे किसी के कोई वैसे ही छोटा मोटा काम करता है, 5-6 उसने लोग काम पे लगा रखे हैं, पर उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनिंग या उसने कोई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ फॉलो नहीं होते, तो प्राइवेट काम है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। चलिए, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में चाहे मंदी आए, चाहे तेज़ी आए, काम हो ना हो, उन लोगों का एम्प्लॉयमेंट फिक्स है, उन लोगों के जो रेम्यूनरेशन है उनका पैसा फिक्स है। अभी जैसे कोरोना संकट चल रहा है, तो जितने भी, अब आपने कोई सुना गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों को हटा दिया हो कोरोना की वजह से? नहीं, प्राइवेट ही सुने होंगे बस आपने कि ये कंपनी ने इतने लोग निकाल दिए, ये कंपनी ने इतना लोगों को जॉब से निकाल दिया, ठीक है। तो बट बड़ी कंपनीज़ ने भी ज़्यादा लोगों को नहीं निकाला, वो हाफ सैलरी दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, बट काम से नहीं निकाले। बट जो छोटे मोटे दुकानों पे काम करने वाले लोग थे या मज़दूर लोग थे, उन सबको इस ड्यूरेशन का कोई पैसा नहीं मिला, ठीक है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको काम भी नहीं किया, वो या तो कंपनी में काम कर रहे थे या गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनका सैलरी उनको उनके टाइम पे मिला है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस पे है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मेन प्रॉब्लम क्या रहती है? एक्सप्लॉयटेशन का, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे आपको बताया 8 घंटे से ज़्यादा काम का परमिशन नहीं है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखो, अगर किसी बंदे की दुकान 6 बजे खुल जाती है, 7 बजे उसके पास काम करने वाला नौकर आ जाता है, तो रात को 10-10 बजे तक भी वो दुकान पे काम करता रहता है, और सैलरी उसकी वही फिक्स ही है जितना उसको देता होगा वो। सो हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर? द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब्स दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योर है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बेटर है, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी जॉब नहीं है कि हर किसी को काम मिल रहा है, या रैपिड लेवल पे जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दे अडॉप्ट स्ट्रेटजीज टू इवेड टैक्सेज एंड रिफ्यूज़ टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। और एक प्रॉब्लम ये भी है, बहुत सारी कंपनीज़ या फैक्ट्रीज़ ऐसी होती हैं, या प्राइवेट सेक्टर में कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो जानबूझ के कुछ तरीके निकाल लेती हैं, जिसमें कि वो टैक्स बचाने के लिए या फिर लेबरर को राइट्स कंप्लीट ना करने के लिए कुछ ऐसे गवर्नमेंट के जो प्रोविज़न है उनको फॉलो नहीं करती। As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs, which pay a very low salary. इसीलिए बहुत सारे लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे क्या उनको कम सैलरी पे काम करना पड़ता है। They are often exploited and not paid a fair wages. तो ऐसे केसेस में उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और उनको ज़्यादा पैसा जो है वो नहीं मिलता। देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर, उनकी अर्निंग कम रहती है, रेगुलर भी नहीं रहती। दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स, ना ही तो इसमें जॉब सिक्योर है और ना ही इसमें कोई अदर बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब जाने का खतरा हर टाइम रहता है, क्योंकि मालिक कभी बोल सकता है ये ले तेरे आज तक के पैसे, कल से मत आइयो, ठीक है। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their job in organized sector. देखो बेटा, ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर्स में, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो में ये दे देता हूँ। 1947 के बाद हमारी गवर्नमेंट ने
कुछ कंपनीज़ पे सख्त रिस्ट्रिक्शन लगा दी, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए हमारी कंट्री में लीडर्स को ख़तरा था कहीं ऐसा ना हो हम दोबारा फिर से कंपनियों को छूट दें और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह फिर से कोई लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे। तो इसीलिए उन्होंने कंपनीज़ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। लाइसेंस लेना पड़ता था, काम करने से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती थी, कोई कुछ भी करना हो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। उसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन बढ़ गया, ठीक है, और जो इंडस्ट्री थी या अदर सेक्टर थे वहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, तो लोगों की जॉब जानी शुरू हो गई। तो 1990s में आके का हाल जो था वो ज़्यादा बुरा हो गया और ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की जॉब जो है वो जानी शुरू हो गई। दीज वर्कर्स आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद लो अर्निंग। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ा, ठीक है, जो उनको मिला वो उनको करना पड़ा। Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in unorganized sector. ठीक है, तो उनको काम की ज़रूरत भी थी, ज़्यादा काम की भी ज़रूरत थी क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था, ठीक है। दूसरा, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट में बताया था कि इकोनॉमिक गोल्स में एक गोल क्या रहता है, सिक्योरिटी, डिग्निटी, ठीक है। तो यानी कि लोगों के लिए अपनी डिग्निटी भी मेंटेन रखना ज़रूरी रहता है, बट कई बार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा रहता है, लोगों के पास काम नहीं होता, तो इसीलिए वो किसी भी सूरत में किसी कम पैसों पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, मालिक उनसे ज़्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उन लोगों का प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई उन लोगों को सपोर्ट करने के साथ साथ प्रोटेक्शन का भी ज़रूरत है। ओके, चलो आज हम करते हैं यहीं तक, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट अगले पार्ट में। ओके बेटा, थैंक यू।